नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्टडी लवर वीर में। मैं हूं मनीष गुप्ता। शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। तो आज के सेशन में क्या है खास? तो सबसे पहले आज के सेशन में आप लोगों को कुछ अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी जो अभी हाल फिलहाल में अपॉइंटमेंट हुई है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स का तो पार्ट है ही, इसी के साथ साथ ये कुछ आपके स्टैटिक जीके के रूप में भी देखा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है जब भी आप किसी भी तरीके के एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो वहां से करंट अफेयर्स का पार्ट स्टैटिक जीके से रिलेट करके पूछा जाता है, या फिर स्टैटिक जीके का पार्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड करके पूछा जाता है। तो आज हम लोग कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थ्योरी कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स को भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये कुछ चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। फेल्योर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो फेल्योर को, असफलता को एक अंतिम पड़ाव मान लेते हैं, जबकि वो अंतिम पड़ाव ना होके वो एक सफलता का पहला कदम, सफलता की पहली नींव कहलाती है। जैसे कि आप छोटे बच्चों को देखते हैं, तो छोटे बच्चे जो पहले डायरेक्ट दौड़ना नहीं शुरू करते हैं, वो धीरे धीरे पहले रेंगते हैं, घुटने के बल चलते हैं, घुटने के बल चलने के बाद धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करते हैं, फिर अपने पैरों पे खड़े होते होते धीरे चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चलते हैं, फिर ऐसे ही चलते चलते फिर वो आगे दौड़ना शुरू करते हैं। तो ये उनको भी असफलता मिलती है, लेकिन वो इस बात का कभी ये नहीं देखते हैं कि नहीं, मैं एक बार नहीं चल पा रहा हूँ, तो ये दिस इज द मेरा लास्ट टाइम है। तो ये आपके जीवन में भी कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जब आपको लगने लग जाएगा कि नहीं, अब मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो आपका असफलता वाला जो पार्ट होगा वो सबसे ज्यादा दयनीय होगा, क्योंकि आप अगर अपने आप में गिव अप कर लिए, हार मान लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। सबसे पहले आज हम लोग कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब हम लोग सीडीएस बैंकिंग वाले पार्ट में जाते हैं, तो सीडीएस वाले बैंकिंग वाले पार्ट में हम लोगों ने बैंकिंग के बारे में, बैंक के बारे में देखा था। तो बैंक टोटल कितने हैं? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में जो पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं, जिसको हम लोग पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं, या फिर पीएसयू का एक पार्ट होता है, जो कि हम लोग देखते हैं। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में टोटल बैंक कितने हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक 12 है। एक तो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और 11 नेशनलाइज बैंक है। इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से याद कर लें, जिससे कि एग्जाम में कभी भी किसी भी तरीके से आ जाए तो हम लोग उसको याद कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना सन 1894, सन 1895 में की गई। लाला लाजपत राय जी के सानिध्य में, लाला लाजपत राय जी की सानिध्य में इसकी स्थापना की गई थी। जब शुरुआत में इसका हेड बनाया गया था, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया? लाहौर में रखा गया। लेकिन 1947 के बाद, देश आजाद होने के बाद, लाहौर पाकिस्तान में चला गया और पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली में आ गया, यानी कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में रख दिया गया। इस वक्त वर्तमान में जो एमडी सीईओ है, जिसका नाम है अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल। इसका टैगलाइन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। इंडियन बैंक, मैंने आप लोग को एक ट्रिक भी बताया था कि इंडियन बैंक से शुरू होने वाला बैंक कहाँ पे हेडक्वार्टर होता है? उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में होता है। कहाँ पे होता है? चेन्नई में होता है। ये इलाहाबाद बैंक के मर्जर से बना देश का सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक, जो कि सन 1865 में यूरोपियन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और ये इंडियन बैंक बाद में 2019 में इसको मर्ज कर दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक को में भी दो बड़े-बड़े बैंक 2019 में मर्ज कर दिए गए। ये कौन-कौन से बैंक थे? ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये बैंक आप लोगों के क्या कहते हैं, एक तो बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स थी, और दूसरा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया।
तीसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी को क्या ही हम बताएं कि कितनी बार टूटा, कितनी बार बना। तो शुरुआत सन 1809 से होती है, जो कि बैंक ऑफ बंगाल बनाया गया था। बैंक ऑफ बंगाल बनाया गया था। फिर बंगाल बनाया गया था। सन 1840 में दूसरा बैंक आया, जिसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। और तीसरा जो आया था सन 1843 में, जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों ही प्रेसिडेंसी बैंक थी। तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिला के कौन सा बैंक बनाया गया सन 1921 में? ये 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया। क्या बनाया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। देश आजाद होने के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। ठीक है, देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद सन 1955 में एक कमेटी गठित की गई। कमेटी का नाम क्या था? इस कमेटी का नाम था एडी गोरेवाला कमेटी। एडी गोरेवाला कमेटी। और ये एडी गोरेवाला कमेटी, ये बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए बनाया गया। और 1955 यानी कि 1 जुलाई 1955 में स्थापना की गई, 1955। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बम्बई में। इस वक्त दिनेश कुमार खरा के चेयरमैन हैं। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो विद यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स, द नेशंस बैंक ऑन अस, ये सारे टैगलाइन आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यूज किए जाते हैं। अब आते हैं कैनरा बैंक की बात करते हैं। कैनरा बैंक विद द मर्जर ऑफ सिंडिकेट बैंक, यानी कि सिंडिकेट बैंक मर्ज होने के बाद कैनरा बैंक आया, जहाँ पे हम लोग अलग अलग चर्चाएं करते हैं के बारे में। इसके बारे में, कैनरा बैंक के बारे में। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंगलोर में। कहाँ पे? बैंगलोर में। और इसके के सत्यनारायण राजू ने टुगेदर वी कैन, इसका क्या हो जाएगा? इसका टैगलाइन हो जाएगा। एकमात्र ऐसा बैंक जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने किया था। और इसका नाम क्या था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि सन 1919 में महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, मोहन चंद्र करमचंद गांधी जी के द्वारा ये क्या रखा गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई की स्थापना की गई थी। और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इन दोनों को मर्जर से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और मणि मेकलई इस वक्त इस चेयरमैन है। कौन है? चेयरमैन है मणि मेकलई। और गुड पीपुल टू बैंक विद, ये रखा गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर आपको देखने को कहाँ मिलेगा? मुंबई मिलेगा। कहाँ पे देखने? मुंबई देखने को। अब बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन से शब्द शुरू होने वाला बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? चेन्नई में होता है। कहाँ पे होता है? चेन्नई में। ठीक है। और इंडियन ओवरसीज बैंक, अजय कुमार श्रीवास्तव इसके हेड हैं। और गुड पीपल टू ग्रो विद इसका टैगलाइन है। यूको बैंक की बात करें तो यूको बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अश्वनी कुमार के चेयरमैन हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। के जो हेड है ए एस राजीव है। पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका हेडक्वार्टर, मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था, पंजाब से शुरू वाला जो शब्द होता है वो न्यू दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा। स्वरूप कुमार साहा, एस की साहा, के इस वक्त चेयरमैन हैं। बैंक ऑफ इंडिया रजनीश कर्नाटक बनाए गए हैं। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। और इस तरीके से अगर आप देखें, रिलेशंस बियॉन्ड बैंकिंग का हेडक्वार्टर। देश का सबसे पुराना प्राइवेट बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सन 1911 में स्थापित किया गया।
का हेडक्वार्टर भी बम्बई में है। एमवी राव चेयरमैन है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वडोदरा में। कहाँ पे? वडोदरा में। और देवदत्त चंद्र के चेयरमैन है, यानी कि भारत का इंटरनेशनल बैंक के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं कुछ अभी रिसेंट, अगर देखें अपॉइंटमेंट के बारे में, तो अपॉइंटमेंट याद कर लीजिएगा कि अभी अभी हाल फिलहाल में पी नीरजा प्रभाकर को ICAR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, जो कि ICAR का एक अभिन्न अंग है, एक सब्स्टिट्यूट है, इसके तौर पे अनुसंधान सलाहकार समिति के रूप में बनाया गया। इसको बनाया गया ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च। ये इनका नाम क्या है? नीरजा प्रभाकर नाम है, तो याद कर लीजिएगा। ये है नीरजा प्रभाकर, जो कि ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च की अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। डायरेक्टर जनरल ICAR हिमांशु पाठक हैं और ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई। हेडक्वार्टर ICAR का कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात करें या बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट BCCI की बात करें, तो ये अपॉइंटमेंट अजीत अगरकर के रूप में, यानी कि सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी, यानी कि जो मेंस पुरुष वर्ग में जो चुनाव होते हैं, जो चयन समिति होती है, चयन समिति के अध्यक्ष के तौर पे किसको बनाया गया है? अजीत अगरकर को बनाया गया है। द बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हैज अपॉइंटमेंट अजीत अगरकर एज द चेयरमैन ऑफ द सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन। ये एक अच्छी बात है कि खेल को जो स्पोर्ट्स में पहले आप देखते होंगे कि स्पोर्ट्स में बेसिकली जो नॉन वो जो स्पोर्ट्समैन अध्यक्ष ना होके स्पोर्ट्समैन अध्यक्ष ना होके एक पॉलिटिकल जो नेता होते हैं उनको बनाया जाता है। इसका क्या होता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान खेल का होता है। अब धीरे-धीरे क्या होता है कि जब चयन समिति सीआई की बात कर रहे हैं, तो अगर चयन समिति खुद चयन करने वाला खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी को पता होता है कि कहाँ पे कितनी कमजोरी हुई, ठीक है? तो उसका रिजल्ट आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो इंडिया है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी-अभी हाल-फिलहाल में इंडिया ने एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया। इंडिया ने एशिया कप 2023 का खिताब जीता है, ठीक है? जिसमें कि फाइनल में इंडिया और श्रीलंका ने खेला था। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच हुआ था, जिसमें श्रीलंका को 50 रन पे 50 रन के अंदर ऑल आउट कर दिया था इंडिया ने, और 10 या 15 ओवर में ही जीत गई थी इंडिया। अब बात करते हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता की। डॉक्टर वसुधा गुप्ता, जो कि एक वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा के अनुभवी अधिकारी, डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक का पद संभाला। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का ही पार्ट आकाशवाणी है। अक्सर आप सभी लोग आकाशवाणी सुनते होंगे। तो आकाशवाणी बेसिकली क्या है कि ये ऑल इंडिया रेडियो का ही पार्ट है, और डॉक्टर वसुधा गुप्ता को ये आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक के रूप में इन्हें चुना गया है। महानिदेशक के चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध अभिनेता आर माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, PFTI, ठीक है, ये अगर हम लोग देख सकते हैं तो एफ टी आई आई के तौर पे नए प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया है। FTII का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप सभी लोग क्या बताएंगे? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया। ओके, तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ, और ये FTTI और FTTI की एक बहुत ही अच्छे अभिनेता के तौर पे इनका नाम है आर माधवन।
बहुत सारी मूवी की हैं, बहुत सारे मूवी को काफ़ी अच्छे अवार्ड्स भी दिए गए हैं। उनमें से एक कुछ ऐसी मूवी है जो कि आपको दिमाग में भी होगी। अभी-अभी हाल-फिलहाल में एक मूवी आई थी रॉकेटरी। ये रॉकेटरी में उम्दा कलाकारी की थी और काफ़ी अच्छा नाम भी बटोरा था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे संस्थान हैं जो कि आरबीआई की सब्सिडीज़ के तौर पर जानी जाती है। ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी कहलाती है सब्सिडरी कहलाती है और इस सब्सिडरी का नाम क्या है? डीआईसीजीसी यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बेसिक तौर पे आप जानते होंगे कि जब भी आप कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो बैंक अकाउंट का डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है। हर एक डिपॉजिट का इंश्योरेंस किया जाता है। अब हर एक डिपॉजिट का अगर इंश्योरेंस हो रहा है अगर हर एक डिपॉजिट का इंश्योरेंस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो बैंक डूब जाती है, तो उसके एवज में डीआईसीजी की तरफ से जो डिपॉजिट में रखे हुए अमाउंट है, वो दे दिए जाते हैं। अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें, आप इसका एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखा है, ठीक है? और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख 6 लाख रुपए डिपॉजिट है। अभी 6 लाख का डिपॉजिट आपको 5 लाख ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? पीआईसीटीसी की तरफ से जो क्लेम किया जाएगा, पीआईसीटीसी अमाउंट क्लेम होगा, वो 5 लाख तक का होगा। अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ भी रखा है, तो भी आपको 5 लाख ही दिया जाएगा। अगर आपके अकाउंट में 20,000 रखा है, तो आपको 5 लाख दिया जाएगा? नहीं, आपको दिया जाएगा 20,000। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 5 लाख तक के नीचे अमाउंट तक अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं और वो बैंक इत्तेफाक से डूब जाता है, तब उसका पैसा डीआईसीजी से आरबीआई की तरफ से दिया जाता है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन चेयरमैन है, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर भी हैं। का नाम क्या है? एमडी पात्रा। एमडी पात्रा। 15 जुलाई 1978 को इसका स्थापना किया गया था। ऑथराइज्ड कैपिटल 50 करोड़ है और इसका हेडक्वार्टर बम्बई में। अभी आजकल अगर हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, प्रधानमंत्री काफी न्यूज में है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था, यानी कि ब्राजील, रशिया रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसका जो मीटिंग हुआ था, 15वां मीटिंग कहाँ पे हुआ था? 15वीं मीटिंग आपकी या 15वीं समिट जो ऑर्गेनाइज किया गया था, 15th समिट साउथ अफ्रीका में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? साउथ अफ्रीका में किया गया था। अभी साथ ही साथ जो G20 की प्रेसिडेंसी, 20 की अध्यक्षता 20 की अध्यक्षता भारत यानी कि इंडिया ने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग भारत कह सकते हैं, क्योंकि भारत अब इंडिया का नाम जो ऑफिशियल चेंज होके भारत हो गया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे फाउंडेशन रखी है? केरला में तिरुवनंतपुरम में रखा गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थापित किया? कोची में स्थापित किया। कहाँ पे स्थापित किया? कोची में स्थापित किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है। कहाँ पे? यानी कि फाउंडेशन रखी गई 10,900 करोड़ की, और ये 10,900 करोड़ का गुवाहाटी में अलग अलग प्रोजेक्ट रखे गए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी 5वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक 5वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखा और उसको संबोधित किया था। अगर हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो 11वां वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से भोपाल और भोपाल से नई दिल्ली की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एआई का जो डायमंड जुबली है उसका भी सेलिब्रेशन मनाया। अब बात करते हैं एनपीसीआई, जो कि आजकल इसकी चर्चा बहुत हो रही है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ, ये इस संस्था के तौर पे जानी जाती है कि आरबीआई के द्वारा फाउंडेशन रखा गया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाउंडेशन रखी और ये एक इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के रूप में जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बम्बई में। इसका फाउंडेशन सन 2008 में रखा गया। जो इसका बिजनेस का टाइप है, वो बिजनेस का टाइप डिवीजन फॉर आरबीआई। भारतवर्ष में जितनी भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, आप सब लोग आरबीआई का नाम सुने, यानी कि जैसे ही आपके पास क्यूआर कोड आता है, क्यूआर कोड तुरंत पैसा ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। तो यूपीआई, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, नेशनल फाइनेंशियल, रुपए, इन सबको ऑपरेट करने वाली संस्था कौन सी है? ऑपरेट करने का मतलब ये हो गया, का मैनेज किया जाएगा, मैनेज्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किया जाएगा। और अगर हम लोग इसको रेगुलेट करने की बात करें तो रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सभी के सभी ऑपरेशनलाइज या ऑपरेशन बात करें तो ऑपरेशन बाय एनपीसीआई, मैनेज्ड बाय एनपीसीआई और रेगुलेटेड बाय, क्या हो जाएगा, रेगुलेटेड बाय आपकी आरबीआई हो जाएगी। आरबीआई की दो संस्था है, एक तो एनपीसीआई इंटरनेशनल, इसके अध्यक्ष कौन है, रितेश गुप्ता है, और एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट और नुपुर चतुर्वेदी, दो संस्था है जो कि एनपीसीआई की है। पहले तो इंटरनेशनल, दूसरा भारत बिल पेमेंट, ठीक है। इसी तरीके से दिलीप अस्पे और विश्व मोहन महापात्रा, जो कि एनपीसीआई के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, और जो दिलीप अस्पे है, वो दिलीप अस्पे आपके एमडी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो अपॉइंटमेंट के रूप में जानी जाती है। अब हाल फिलहाल में फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा की गई है। जो फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा की गई है उसमें गंगूबाई कटियावाड़ी का नाम आता है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का नाम बधाई दो आता है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, यानी कि मेल में राजकुमार राव फॉर बधाई दो। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल में आलिया भट्ट, जो कि गंगूबाई काटीवाड़ी को दिया गया। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड संजय मिश्रा वध के लिए दिया गया। वध लिटरली काफी अच्छी मूवी कहलाती है और उसमें बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस अगर देखा जाए तो बेस्ट एक्ट्रेस तब्बू फॉर भूल भुलैया टू। भूल भुलैया टू में तब्बू ने भूतनी और चुड़ैल का रोल अदा किया था, तो बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया भूमि पेडनेकर बधाई टू के लिए। बेस्ट डायरेक्टर किसको दिया गया? संजय लीला भंसाली, जो कि गंगूबाई काटियावाड़ी को दिया गया। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स अगर देखें तो आपके बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल को दिया गया अनिल कपूर, चुप चुप जियो के लिए दिया गया। साथ ही बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल शीबा चड्ढा को दिया गया, जो कि बधाई दो नाम की मूवी के लिए दिया गया। तो ये सभी चीजें याद करनी है आप लोग को, अभी क्वेश्चन आंसर वाइज भी हम लोग बताएंगे। तो बेस्ट एक्टर जो कि आपके सपोर्टिंग एक्टर रोल मेल के रूप में दिया गया, किसको दिया गया? अनिल कपूर को दिया गया, अनिल कपूर को दिया गया। साथ ही बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल फीमेल के लिए को दिया गया शीबा चड्ढा, जो बधाई दो के लिए दिया गया। बेस्ट डिबट मेल अंकुश गेडाम टुंड के लिए दिया गया। अगर बेस्ट डिबेट डिबट फीमेल की बात करें तो एंड्रिया डेविचुआ फॉर अनेक के लिए दिया गया। यही एक डायरेक्टर की बात करें जिन्होंने अपना डेब्यू किया है, जो अभी डेब्यू किया है वो जसपाल सिंह संधू और राजीव बनवाल फॉर वध। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड अक्षत हिल्डायल और सुमन अधिकारी को दिया गया, बधाई दो। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये याद रखिएगा, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस अभिनेता को दिया गया? प्रेम चोपड़ा को दिया गया।
को दिया गया, प्रेम चोपड़ा को दिया, जो अपने नेगेटिव रोल्स में काफी पॉपुलर थे। बेस्ट म्यूजिक एल्बम प्रीतम को दिया गया, यानी कि ब्रह्मास्त्र नाम की मूवी आई, वीएफएक्स पर आधारित थी, पार्ट वन वह जो था ब्रह्मास्त्र में को दिया गया। ये किसी तरीके से जो बेस्ट डायलॉग उत्कर्षिणी वशिष्ठ और प्रकाश कपाड़िया को दिया गया, गंगूबाई काठियावाड़ी को। ये आपको याद करने, जी हाँ याद करने। बेस्ट प्लेबैक सिंगर देखेंगे तो अरिजीत सिंह को केसरिया के लिए दिया गया ब्रह्मास्त्र, और बेस्ट फीमेल सिंगर को दिया गया कविता सेन, जो रंगी साड़ी और जुग जुग के लिए दिया गया। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बैंकिंग न्यूज जो हाल फिलहाल में कुछ अपॉइंटमेंट चेंजेस, जैसे अगर हम लोग देखें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1964 को हुई। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रही हैं, आवाज वगैरह क्लियर है। तो आईडीबीआई की बात करें तो आईडीबीआई की फाउंडेशन सन 1964 में रखी गई, 1964 में रखा गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में आया। इस वक्त आईडीबीआई की बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की, तो टीएन मनोहरन इसके चेयरमैन बनाए गए। साथ ही एमडी सीईओ राकेश शर्मा है। इसके डिप्टी एमडी कौन बनाए गए? जय कुमार एस पिल्लई है। रिसेंटली अभी अपॉइंटमेंट बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर्स में हुआ है, वो अगर देखा जाए तो देखिए, अगर हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ के तौर पे देवादत्त चंद है, ठीक है, और जो कि आपके एमडी सीईओ आपके बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश के हैं। एलआईसी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं सिद्धार्थ मोहंती बनाए गए, किसकी जगह पे आए? एम आर कुमार की जगह पे आए। किसकी जगह पे आए हैं? एम आर कुमार की जगह पे आए हैं, ठीक है। आवाज वगैरह क्लियर आ रही होगी शायद आप सभी लोग को, ठीक है, अभी मैंने सही कर दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सीईओ एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हरिहर मिश्रा को बनाया गया है, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक तरह की ऐसी कंपनी होती है
जब भी रिकवरी करानी होती है, उस रिकवरी के बेसिस पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का निर्माण करना है। ठीक है? आगे देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग देखें बात करें, कुछ अभी रिसेंटली अवार्ड्स दिए गए हैं। आप सभी लोग को मालूम होगा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है, ये विश्व जितने भी धरोहर संस्थाएं होती हैं, ये इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। विश्व की जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, उनको रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाइड और प्रोटेक्ट करने का काम करती है यूनेस्को। इसकी जो चेयरपर्सन है, जिनका नाम है ऑड्री ऑजली। क्या नाम है? ऑड्री ऑजली। इसके वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज हुआ 2023 में, जिसको कि नीलोफर हामेदी को दिया गया और इला मोहम्मदी को दिया गया, नारगिस मोहम्मदी को। बाफ्टा का जो फेलोशिप अवार्ड दिया गया, यूके पर आधारित इंडियन ओरिजिन मीरा सियाल को दिया। लेप्सिंग किताब जो बुक प्राइज 2023 की दी गई है, रशियन पोएट मारिया स्टेपनोवा को दिया। इसी तरीके से ताल प्रेजेंट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, डॉक्टर यू राम पिलास्वेती को दिया गया। रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो कि 1959 में दिया गया, दलाई लामा को दिया गया। ठीक है, ये 1959 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड दलाई लामा को उस वक्त दिया गया था। लेकिन क्या हुआ कि बेसिकली रैमन मैग्सेसे अवार्ड एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो अभी इस साल 2022-2023 में दलाई लामा को उनके जो भाई हैं उनको इनवाइट करके रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। चलिए अब बात करते हैं कुछ। अभी इंडियन अमेरिकन जो गीता राव गुप्ता है, वो गीता राव गुप्ता अमेरिकी सीनेट के द्वारा भारतीय अमेरिका गीता राव गुप्ता को राज्य विभाग के वैश्विक महिला मुद्दों के लिए बड़े पैमाने पर राजदूत के रूप में पुष्टि दी गई। यानी कि अमेरिका ने, इंडियन अमेरिका गीता राव गुप्ता ने ये कंफर्म किया है यूएस सीनेट के द्वारा कि एक एम्बेसडर है जो कि एक लार्ज फॉर ग्लोबल वुमेन्स इश्यूज के डिपार्टमेंट के तौर पे काम करेगा। अभी अभी हाल फिलहाल में कुछ इंडियन ओरिजिन्स की, यानी कि जो भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, उनको अपॉइंट किया गया है, जैसे डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर इन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर के तौर पे किसको बनाया गया? इंडियन ओरिजिन नीरा टंडन को बनाया गया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है, इंडियन ओरिजिन अजय बंगा को बनाया गया। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी टास्क फोर्स चेयर नीली बेंदापुरी को बनाया गया है। वारंट ऑफिसर यूके रॉयल एयरफोर्स की सुब्बी सुब्रमण्यम को बनाया गया। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज इन यूएसए, जो कि इंडियन अमेरिकन रिचर्ड वर्मा को बनाया। ये सारी चीजें याद कर लीजिए। अभी अभी हाल फिलहाल में आईपीएस ऑफिसर प्रवीण सूद इनको एक सीबीआई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर के तौर पे बनाया गया। सीबीआई ना कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जबकि इसके अलावा 1946 में इस्टेब्लिशमेंट पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा सीबीआई को बनाया गया था। साथ ही साथ सीबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो संतानाम कमेटी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1960 टू 1964 के तहत। अभी हाल फिलहाल में कुछ डिफेंस सेक्टर में कुछ अपॉइंटमेंट हुई है, जरा देख लीजिएगा। मिलिट्री एडवाइजर टू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट यानी कि एनएससीएस की अपॉइंटमेंट जो एडवाइजर है वो कौन बनाया गया? संदीप सिंह को बनाया गया। डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल अतुल आनंद को बनाया गया। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल संजय जसजीत को बनाया गया। साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी यानी कि सिक्योरिटी बोर्ड की तरफ से देखा जाए, सीमा सुरक्षा बल एसएसबी रश्मि शुक्ला को बनाया गया, जो कि ये पहली महिला अधिकारी है जो एसएसबी के डायरेक्टर जनरल के तौर पे बनाया गया। वाइस चीफ जो कि इंडियन एयरफोर्स की एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह को बनाया गया। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पंकज कुमार सिंह को डिफाइन किया गया। अभी अभी इस साल जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तौर पे देखा जाए तो फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 लालियान ज्वाला चांगटे को बनाया गया 2022-2023। इसी तरीके से 2021-2022 का अगर पूछा जाए
तो 2021-2022 का आपसे पूछा जाए तो आप सभी लोग क्या आंसर देंगे? सुनील छेत्री को देंगे आंसर। ठीक है, तो 2021-2022 के फुटबॉलर ऑफ द ईयर लालियान जुआला चांगटे, जो कि आपके फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-2023। इसी तरीके से आपके विमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-2023 मनीषा कल्याण बनाया गया, और पिछले साल भी मनीषा कल्याण को 2021-2022 का भी ये उपाधि दिया गया था, 2021-2022 का। ठीक है, इस तरीके से देखें तो अभी हाल फिलहाल में इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-2023 का आकाश मिश्रा को दिया गया, शिलजी शाजी को इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर यानी कि महिला के तौर पे दिया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एग्जाम में आपके करंट अफेयर्स यानी कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, लेकिन पूछा जाएगा। ओके, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल जो फाउंडेशन हुई वो 23 जून 1937, और साथ ही अगर हेडक्वार्टर देखा जाए तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एफिलिएशन संबंध में रखा गया, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन IFFF प्रेसिडेंट कल्याण चौबे को बनाया गया। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडियन नेवी एडमिरल्स, यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में कुछ फैक्ट्स याद करने हैं, जैसे कि एट इंडिपेंडेंस द हेड ऑफ नेवी वाज डिजाइनेटेड कमांडर इन चीफ रॉयल इंडियन नेवी, यानी कि अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता के दौरान हेड ऑफ नेवी जो डिजाइन किया गया उसको एज अ कमांडर इन तौर पर रॉयल इंडियन नेवी के तौर पे किया गया। इसको जो टाइटल दिया गया चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ दिया गया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ 1 मार्च 1948 से प्रभावित हुआ। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड कमांडर इन रॉयल इन नेवी, इस नाम से इसको बुलाया गया। जब इंडियन नेवी की बात करते हैं तो इंडिया जो है तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण गणराज्य का हिस्सा बना, यानी कि गणतंत्र दिवस मनाया। उसी के बाद से जो रॉयल नाम था वो रॉयल नाम को हटा दिया गया। ठीक है, और जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड कमांडर चीफ इंडियन नेवी ही बोला गया। कमांडर इन चीफ जो कि डिजाइन जो डिजिग्नेशन है वो 1955 में आया था, और 1955 में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के तौर पे इसको बनाया गया। CNS के नाम से जाना गया इसको, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और इसको 3 स्टार रैंक दिया गया, और 3 स्टार रैंक वाइस एडमिरल और 2 स्टार रैंक रियर एडमिरल को दिया जाता है। 1966 तक ये दिया गया, और उसके बाद चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को हमेशा एक फुल एडमिरल के तौर पे जाना जाता है। CNSS की जो अपॉइंटमेंट होती है वो अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा की जाती है, यानी कि केंद्र सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। CNS जनरली रीचेस सुपरन्यूएशन अपॉन कंप्लीशन ऑफ 3 year सर्विसेज, यानी कि CNS यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो होते हैं वो अपनी सर्विसेज 3 साल तक देते हैं, और या अगर 62 साल तक की उम्र में उनका रिटायरमेंट होता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में अगर हम लोग वाइस एडमिरल की बात करें तो देखा जाए तो वाइस एडमिरल सबसे पहले 1955 में 22 जुलाई 1955 से लेकर 21 अप्रैल 1958 में इनको बनाया गया था, सर स्टीफन कार्लेन को बनाया गया। फिर जो पहले अगर देखा जाए तो पहले भारतीय RD कटारी थे, 1958 से लेकर 1962 तक ये बनाए गए थे। अभी अगर हम लोग रिसेंट में देखें तो इस वक्त 2021 से लेके अभी तक जो INS यानी कि अगर हम लोग CNS की बात करें, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करें, तो एडमिरल हरी सिंह, एडमिरल हरी सिंह, तो इनको याद कर लीजिएगा। पहला पूछा जाता है और या रिसेंट का पूछा जाता है, तो पहला याद कर लीजिएगा और लास्ट का याद कर लीजिएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आंसर्स देखते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट अदा करते हैं।
तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर वाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी मेजर माउंटेन रेंजेस हैव इंक्रीज ऑफ ओवर 1000 मीटर्स आर इन इंडिया। यानी कि भारत में कहा जाए कि 1000 मीटर से अधिक चोटियों वाली कितनी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो टोटल 7 हैं, और ये 7 श्रृंखलाओं में से एक तो हिमालय रेंज है। आप लोगों को मैंने ये पहले भी बताया है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हिमालय रेंज, हिमालय पर्वत श्रृंखला पहला। दूसरा काराकोरम और पीर पंजाल। तीसरा ईस्टर्न माउंटेन रेंज या पूर्वांचल रेंज, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखलाएं। चौथा सतपुड़ा व विंध्य पर्वत श्रृंखला। पांचवा अरावली श्रेणी, अरावली पर्वत श्रृंखला। छठवां वेस्टर्न घाट, या आप कह सकते हैं पश्चिमी घाट। सातवां पूर्वी घाट। ठीक है, तो ये सारी प्रमुख चीजें हैं। तो हिमालय रेंज की बात करें तो 100 से अधिक चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 7200 मीटर से अधिक है। नंगा पर्वत, नमचा पर्वत को हिमालय का पश्चिमी पूर्वी माना भूमध्य माना जाता है। यानी कि नमचा पर्वत जो है, नंगा पर्वत का अगर देखा जाए तो ये पश्चिमी भाग, और नमचा पर्वत में पूर्वी बिंदु के तौर पे जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर पर दुनिया पर कार्य करता है। हिमालय गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु सहित कई महान नदी श्रृंखलाओं का सोर्स कहलाता है। काराकोरम और पीर पंजाल रेंज, जो कि 500 किलोमीटर लंबाई के साथ काराकोरम रेंज पृथ्वी की कई सबसे बड़ी चोटियां हैं। केटू दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, 8611 मीटर पर काराकोरम रेंज स्थित है। साथ ही हिंदू कुश काराकोरम रेंज का एक विस्तार, यानी कि अफगानिस्तान में सियाचिन ग्लेशियर और द ब्याफू ग्लेशियर, जो दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है। पीर पंजाल भारत में हिमाचल प्रदेश से शुरू होकर हिमालय की दक्षिणी दिशा में स्थित होता है। उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के विवादित क्षेत्र की ओर बढ़ता चला जाता है। इस श्रेणी को निचला हिमालय भी कहते हैं। रावी, चिनाब और झेलम जैसी नदियां इस श्रेणी से होकर बहती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हिल स्टेशन गुलमर्ग यहीं पे। पूर्वांचल रेंज और पूर्वी पर्वत श्रृंखलाओं में 3 भाग शामिल हैं: पटकाई बम हिल, गारो खासी जयंती हिल्स और लिशाई हिल्स को मिजो हिल भी कहते हैं। ये ईस्टर्न माउंटेन रेंज या पूर्वांचल रेंज के रूप में जाना जाता है। मेघालय में मौसिन राम इन पहाड़ियों के कारण पृथ्वी पर सबसे अधिक नमी स्थान रहती है, इसीलिए इसको खासी पहाड़ी भी कहा जाता है। और मौसिन राम पूरे भारतवर्ष का सबसे नम स्थल मौसिन राम जगह जाना जाता है। ये श्रेणी भारत के सभी पूर्वी राज्यों को कवर करता है, जिन्हें आमतौर पर सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा और विंध्य जो श्रेणी होती है वो मध्य भारत में स्थित है, और ये दोनों ही श्रेणियां एक समानांतर चल रही है। जैसे सतपुड़ा की बात करें तो मध्य प्रदेश की जाएंगे, और विंध्य क्षेत्र में देखेंगे तो विंध्य वाला जो क्षेत्र होता है वो उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में जाएगा। तो इन दोनों से सतपुड़ा श्रेणी लंबाई में अधिक है। नर्मदा, ताप्ती जैसी नदियों का सोर्स सतपुड़ा श्रेणी से निकलता है, जबकि सतपुड़ा और विंध्य दोनों मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश स्थान तक स्थित होते हैं। कलुमर चोटी, जो कि 752 मीटर धूपगढ़ पीक, विंध्य और सतपुड़ा रेंज में सबसे ऊंचे स्थान पर जाने जाते हैं।
ये पर्वत की मालाएं जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, अमरकंटक और ओंकारेश्वर मंदिर जैसे पर्यटन स्थलों की एक बड़ी श्रृंखला के लिए पॉपुलर है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं जो कि अरावली श्रेणियां जानी जाती है, ये अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये सीमा की चौड़ाई 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की अलग होती है। ये इसकी स्थानीय भाषाएं अगर देखें तो यहाँ भी स्थानीय भाषाएं हरियाणवी भाषाएं देखी जाती हैं और साथ ही साथ जो इसको देखा जाए तो इसको शिखरों की रेखा भी कहा जाता है। अगर 1722 मीटर की कुल ऊंचाई के साथ गुरु शिखर अरावली रेंज का उच्चतम बिंदु कहलाता है। इस पर्वतमाला पर राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू स्थित है। उदयपुर भी दक्षिण ढलान पर स्थित है। उदयपुर शहर जिसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, अरावली पर्वत की दक्षिण ढलानों में बनास, लूनी और साबरमती नदियां इस श्रेणी से होकर बहती हैं। पश्चिमी घाट 1600 मीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण भारत में गुजरात से कन्याकुमारी तक चलती है। इस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। इसमें नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डाकोम की पर्वत श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। केरल में 2695 मीटर की ऊंचाई वाली अन्नामलाई पहाड़ी इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जानी जाती है। पश्चिमी घाट यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में से इसमें बड़ी जैव विविधता भी पाई गई है। साथ ही प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण क्षेत्रों में जोग फॉल्स, ऊटी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे शामिल आपके पश्चिमी घाट में शामिल है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी यहाँ की प्रमुख नदियों का सोर्स कहलाती है। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट की सीमा भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। 1680 मीटर की ऊंचाई वाला अरमाकोंडा क्षेत्र की सबसे ऊंचाई चोटी है। भारतीय कृषि में पूर्वी घाटों की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि भारत की चार प्रमुख नदियां अर्थात गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी पूर्वी घाट के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वे एक बड़ा उपजाऊ क्षेत्र भी बनाते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा जो फसलें होती हैं वो चावल के रूप में जानी जाती है और आप जैसा कि जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जैसा सबसे बड़ा चावल की खेती या चावल की फसल उगाई जाती है। आंध्र प्रदेश में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर जैसे कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल जो कि पूर्वी घाट से होते हुए गुजरती है। विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर पूर्वी घाट के स्थित। अब बात करते हैं यहाँ पे व्हाट यू मीन बाय द वर्ल्ड हिमालय। क्वेश्चन क्या है, विश्व हिमालय से आप क्या समझते हैं? चोटियों की भूमि, उगते सूरज की भूमि, बर्फ का एडोब या पहाड़ों की भूमि। क्या अगर हम लोग देखें कि हिमालय हिम और आलय, तो हिम का मतलब होता है स्नो, तो एडोब ऑफ स्नो कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो जो एडोब बर्फ का जो एडोब है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का संस्कृत शब्द बर्फ का निवास कहलाता है या हिम प्लस आलय। Which of the following is the youngest range in the India? भारत की सबसे युवा श्रेणियों में से जो सबसे ज्यादा जानी जाती है, तो युवा श्रेणियों में से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा श्रेणी जानी जाती है काराकोरम, पीर पंजाल, सतपुड़ा और हिमालय। सबसे पहले इसको रेंज से पहले हम लोग समझेंगे कि जो यूरोशियन प्लेट है वो यूरोशियन प्लेट क्या है, यानी कि 10 मिलियन पहले यहाँ पे भारत जो था वो कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ था। 60 मिलियन साल पहले, फिर 10 मिलियन साल पहले धीरे धीरे यूरोशियन प्लेट से एशियन प्लेट में आता चला जाए, यानी कि यूरोप और एशियन का जो प्लेट्स था वो घटता चला जाएगा। और इस तरीके से अगर देखें तो सबसे यंगेस्ट रेंज जो जानी जाती है वो हिमालय कहलाती है। हिमालय which is the considered the western point of the Himalaya। हिमालय का सबसे वेस्टर्न पॉइंट क्या है, तो मैंने आपको बताया था नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नमचा पर्वत। जो नंगा पर्वत और नमचा पर्वत हिमालय के पश्चिमी और नमचा पर्वत हिमालय का पूर्वी बिंदु माना जाता है। सबसे विश्व का सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट एवरेस्ट आता है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर की ऊंचाई, जो कि नेपाल में स्थित पड़ता है। विच अमाउंट रेंज इज लाइज अंडर द डिस्प्यूटेड कैटेगरी ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत के बीच जो डिस्प्यूटेड लाइन है, यानी कि जो विवादित श्रेणी है, वो कौन सी श्रेणी में आता है? हिमालय,
काराकोरम रेंज, पीर पंजाल रेंज या इनमें से? तो काराकोरम जो श्रेणी है वो भारत और पाकिस्तान का सबसे विवादित श्रेणियों में आता है। यही पीओके की रेंज को यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को डिवाइड करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन हैज लार्जेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड? तो अभी हमने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी चोटियों में से किसका है? तो सबसे ऊंची, देखो सबसे लार्जेस्ट, लंबी की बात की जा रही है और ऊंची की बात की जा रही है, तो विश्व की सबसे बड़ी चोटियों में से भारत में जो आता है जिसका नाम है काराकोरम श्रेणी। इसकी लंबाई 500 किलोमीटर है और पृथ्वी की सबसे बड़ी चोटियों को समेटे हुए है। केटू दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8,611 मीटर ऊंचाई पर स्थित। और हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर? दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लेशियर कहाँ पे है? तो सबसे पहला जो ग्लेशियर लेम्बर है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैम्बर्ट, लैम्बर्ट ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है कि बर्फ के पहाड़ से बना हुआ, यानी कि जो पहाड़ होते हैं वो बर्फ का पहाड़ को ही ग्लेशियर कहते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे गलते जाते हैं उसी का रूप पानी के रूप में आता चलता है। ठीक है, और अंटार्कटिका में स्थित है द सियाचिन ग्लेशियर और ब्याफो। अगर हम लोग सियाचिन की बात करें, पहले नंबर पर लैम्बर्ट है, दूसरे नंबर पर सियाचिन है। सियाचिन का जो ग्लेशियर है ये भी विवादित है, और ये ग्लेशियर विवादित किस देश के बीच में है? ये भी विवादित है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। द ब्याफो ग्लेशियर अगर हम लोग देखें तो बियाफो ग्लेशियर तीसरे नंबर पर आता है, बियाफो ग्लेशियर। ठीक है, तो ये है आपकी ग्लेशियर्स की। विच रेंज इज नोन एज द लोअर हिमालय? लोअर हिमालय का सबसे लोअर वाला क्षेत्र कौन सा जाना जाता है? तो हिमालय की सबसे नीचे स्तर की बात करें तो हिमालय का जो सबसे निचला स्तर है वो पीर पंजाल की श्रेणियों में आता है। एक आगे देखते हैं यहाँ पे, which railway station was built by Frederick William Stevens with the inspiration from Victorian Indian Gothic revival architecture and traditional मुगल बिल्डिंग? तो यहाँ पे कहा जा रहा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि विक्टोरिया इटालियन गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर और पारंपरिक मुगल इमारतों से प्रेरणा लेकर फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा स्थापित किया गया था। विच फेमस फॉर इट्स राजपूत मिलिट्री डिफेंस आर्किटेक्ट? जो अपनी अनूठी राजपूत सैन्य रक्षा वास्तुकला के रूप में जाना जाता है, वो कहाँ पे बनाया गया था? तो हिलफोर्ट नाम का जगह है, जो कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर किला, गागरौन किला, अंबर किला और जैसलमेर किला, 6 राजसी किले, जिसको हिलफोर्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हिलफोर्ट कहा जाता है। और ये राजस्थान में चट्टानी अरावली श्रेणियों पर स्थित है। किलों की विशाल लंबाई और विस्तार राजपूताना शासक और सरदारों की शक्तियों को ताकत के रूप में रिप्रेजेंट करता है। पूर्वांचल रेंज की जो श्रेणियां थी वो कितने श्रेणियों में विभाजित है? पूर्वांचल रेंज की श्रेणियां अगर देखें तो यहाँ पे पूर्वांचल रेंज या ईस्टर्न माउंटेन रेंज 3 भागों में विभाजित है। एक तो पटकाई बम, गारो खासी, और तीसरा आपका लुशाई हिल्स, जिसको मिजो हिल्स के रूप में जाना जाता है। मौसिन राम किस राज्य में स्थित है? मौसिन राम मेघालय राज्य में स्थित है, जो कि सबसे आपके नम स्थानों में से एक जाना जाता है। Which of the following mountain is the source of rivers like नर्मदा एंड ताप्ती? जो नर्मदा और ताप्ती जो है आपके सतपुड़ा रेंज से निकलती है। सतपुड़ा रेंज जो की लंबाई अधिक है और नर्मदा और ताप्ती जैसे का सोर्स बनाकर चलती है। साथ ही अगर हम लोग विच इज द प्लेस वेयर द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट? वह स्थान जहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के शुरुआत निशान पाए गए। काजीरंगा, सुंदरबन, मानस या शॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका? तो आप शॉक भीमबेटका के रॉक शेल्टर पर देखा जाए तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल 2003 में इसको बनाया गया था। ये माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के सबसे पुराने निशान पाए गए। फिर दक्कन के पठार पर विंध्य पर्वत की तलहटी पर स्थित और मेसोलिथिक काल
के लिए एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पे इस प्रकार के दक्षिण एशियाई पाषाण युग की शुरुआत को बताते हैं। रॉक जो शेल्टर है वो 5 चट्टानों से मिलकर बने हुए थे। 1957 में खोजे गए। इनमें से कौन सा पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक जाना जाता है? तो अरावली की जो श्रेणियां हैं, अरावली की श्रेणियां, अरावली की श्रेणियां सबसे पुरानी और सबसे नई श्रेणी हिमालय को जाना जाता है। सबसे लेटेस्ट श्रेणी हिमालय को और सबसे पुरानी अरावली श्रेणी जाना जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द अरावली? अरावली का मतलब क्या होता है? ये चोटियों की रेखा कहलाती है, लाइन ऑफ पीक कहलाती है। ठीक है। ये अब बात करते हैं विच माउंटेन रेंजेस ब्लॉक विंड कैरिंग रेन टू द डिजर्ट। थार मरुस्थल तक पहुंचने के लिए कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं बारिश को रोकने हवा रोकती हैं? तो अरावली श्रेणियां जो होती हैं वो पूरी तरीके से भारतीय जलवायु में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये थार रेगिस्तान तक पहुंचने की बारिश को हवा में रोक लेती है। विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली श्रेणी? तो गुरु शिखर बोला जाता है। गुरु शिखर जो कि उच्चतम बिंदु के रूप में जाना जाता है। 1722 मीटर की ऊंचाई तक गुरु शिखर की ऊंचाई मानी जाती है। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? पूर्व का वेनिस हम लोग कहते हैं उदयपुर शहर को। और विच अमाउंट रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड शायत्री माउंट। शायत्री माउंटेन की रेंजेस में अगर देखा जाए